हेलो स्टूडेंट्स। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है लाइन सरफेस एंड वॉल्यूम इंटीग्रल से है। दो क्वेश्चंस यहाँ पर हैं आपके सामने और दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद ही सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको इंटीग्रेशन दे रखा है, ये पूरा का पूरा इसका इंटीग्रेशन करना है और आपको कहा है कि सी एक पाथ है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ये पाथ है जिसका जो शुरुआती पॉइंट है वो आपको 0 0 1 दे रखा है और लास्ट का जो पॉइंट है वो दे रखा है 1 5/4 2 दे रखा है। तो इस पाथ के लिए यहाँ पर भी लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है सी। इस पाथ के लिए ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ठीक हो गया? अब इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंप्लीफाई करके, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको मैं यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ कि हमारे पास ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है हम चेक कर लेते हैं कि पहले क्या ये फंक्शन जो है एफ डॉट डी आर की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप देखें डी आर का मतलब होता है डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। तो क्या मैं इसको अगर इस फॉर्म में तोड़ूं तो ये लिख सकता हूं मैं 2xy z² आई कैप x² z² प्लस z cos yz के जे कैप और लास्ट में आपके पास है 2x² yz प्लस y cos yz के कैप डॉट और डी आर की जगह हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड के। ठीक है, तो अगर मान लो इसी क्वेश्चन में कहा होता कि चेक करें जो फील्ड है वो कंजर्वेटिव है या नहीं है, तो पहले आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होता। कन्वर्ट करके आपको एफ निकालना होता जो मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। अब आपको पता करना है फील्ड ये कंजर्वेटिव है या नहीं है, उसके लिए आपको फील्ड का कर्ल निकालना होता है जिसको डेल क्रॉस एफ कहते हैं। और इसको निकालने का तरीका यूं होता है कि हमें यहाँ डिटरमिनेंट बनाना पड़ता है, यहाँ लिखना पड़ता है आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। आई कैप के नीचे करली ओवर करली एक्स करली ओवर करली वाई करली ओवर करली जेड। यहाँ लिखेंगे 2xy z², यहाँ पर लिखेंगे x² z² प्लस z cos yz और लास्ट में लिखेंगे हम 2x² yz प्लस y cos yz। अब आपको पता है यहां पर क्या करना है। सबसे पहले आई कैप के लिए सॉल्व करना होता है। तो आई कैप के लिए सॉल्व करें तो उसके लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इससे। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मुझे डिफ्रेंसिएशन भी करना पड़ेगा, तो लिख लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो करली ओवर करली वाई 2x² yz प्लस y cos yz। ऐसे ही इसको इससे करोगे तो लिखोगे आप माइनस करली ओवर करली z x² z² प्लस z cos yz। ये तो हमने आई कैप के लिए सॉल्व कर लिया। अब जे कैप की बारी। अब अगर इसके लिए सॉल्व करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे। तो करते हैं, तो करली ओवर करली एक्स ये हो जाएगा 2x² yz प्लस y cos yz। ऐसे ही माइनस, क्योंकि जे के लिए कर रहे हैं अब इसको इससे करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा करली ओवर करली z 2xy z² और ये ब्रैकेट बंद। फिर ऐसे ही हम के कैप के लिए करते हैं। के कैप के लिए करेंगे तो करली ओवर करली एक्स ये हो जाएगा हमारे पास, आप खुद भी करके देख सकते हैं। अब क्योंकि मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे। तो करली ओवर करली एक्स को करेंगे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए x² z² प्लस z cos yz
माइनस करली ओवर करली y को करेंगे 2xyz²। तो देखिए इस तरीके से हमने कर लिया है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। पहले इसका आप देखो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आई कैप क्या लिखा जाएगा, मैं यहां लिखता हूं। तो आप ये देख लीजिए, मैंने यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया है। पॉज करके आप भी चेक कर सकते हैं मैंने कैसे किया। यहां पर तो प्रोडक्ट रूल लगाया और इसका नॉर्मल किया है। ठीक है, ऐसे ही इसके लिए भी करेंगे यहां पर। अब ये दूसरे वाले का, इसका भी मैंने यहां पर डिफरेंशिएशन कर दिया है। आप पॉज करके एक बार चेक कर लेंगे दोनों को। अब एक चीज गौर करें, ये सारा का सारा सेम आ रहा है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो आपको पता लग गया आई कि आपका कोफिशिएंट आपका 0 आएगा। ऐसे ही इसको अंदर डिफरेंशिएट करो और इसको अंदर डिफरेंशिएट करो। तो करली ओवर करली एक्स से इसको करोगे डिफरेंशिएट तो आपका आंसर आएगा 4xyz। इसको करोगे तो 0 आएगा माइनस। यहां पर करली ओवर करली z है तो z² का करोगे तो 2z आएगा। तो ये हो जाएगा 4xyz। देखो ये दोनों भी सेम आ गए। ऐसे ही यहां पर भी आंसर 0 आएगा तो ओवरऑल आंसर आपका 0 हो जाएगा, जो कि आप खुद कर सकते हैं सॉल्व, ज्यादा लंबा नहीं बनाना है इसको। तो अब हम आते हैं वापस, जो हमारा काम है हमें एक्चुअल में इसको इवेल्युएट करना है। और आपको एक पाथ दे रखा है सी। हमने ये तो पता कर लिया कि कर्ल एफ आपका 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है जो ये आपके पास एफ फील्ड है ये पाथ इंडिपेंडेंट है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कौन सा पाथ फॉलो किया जा रहा है ये उससे इंडिपेंडेंट है। तो अब हम इंटीग्रेशन करके देखते हैं कैसे करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस वाले इंटीग्रेशन को। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। इस dy को क्या करो, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर dz को दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसा करने पर आप कैसे लिखेंगे देखो जरा। तो 2xyz² dx, ये तो मैंने लिख दिया। यहां पर dy को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आ रहा है x²z², ये dy आ रहा है। dz को इससे कर रहे हैं तो ये आ रहा है 2x² yz dz। तो ये हमारे पास तो आ गया। अब ऐसे ही ये जो dy है इसको इससे करो मल्टीप्लाई। तो z cos yz dy प्लस y cos yz dz। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट में कुछ नहीं होगा बस। अब इसको जरा गौर से देखो कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसको हम कुछ यूं लिख सकते हैं, जरा गौर से देखना। d और x² है तो इसको लिख सकते हैं हम x² yz²। अच्छा, इसका हमें पता कैसे चलता है, कई बार आप ना टर्म्स को देखें, जैसे यहाँ x² है यहाँ z² है। ठीक है, तो मतलब x² और z² तो होगा ही होगा। यहाँ पर अकेला y है तो इसका मतलब x² y और z² होगा। देखो यहाँ पर x² है y है, पर z की जगह z² की जगह z है, क्योंकि z² का डिफरेंशिएशन हुआ होगा तभी तो 2z आया था। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में भी आप कर पाओगे। गौर से देखो इसमें कैसे करना है। सिर्फ इसमें x नहीं है, y और z है, इसीलिए उसी फॉर्म में लिखना है। तो आप इसको कैसे कर पाओगे जरा देखें इसको। थोड़ा सा ये इसको लिखने का तरीका अलग होगा। इसमें एक चीज आप देखोगे कि ये जो cos yz है ये तो दोनों में ही आ रहा है, तो इसको पहले ही बाहर निकाल लो। तो cos yz तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर बचा z dy और y dz। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। अभी नहीं करते कुछ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। x² yz² प्लस, अच्छा यहां पर क्या होगा, तो cos yz रहने दिया और ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक हो गया। अब जो हमने 12th में पढ़ा है बेसिक इंटीग्रेशन, क्या पढ़ा है जरा गौर से देखेंगे। हमने पढ़ा है कि मान लो अगर हमारे पास कहीं लिखा है cos x dx, तो हम इसका इंटीग्रेशन लिख लेते हैं sin x प्लस c, या फिर cos y dy लिखा हो तो हम लिख लेते हैं sin y प्लस c। ऐसे ही अगर यहाँ जो वेरिएबल यूज हो रहा है यहाँ पर भी वही वेरिएबल यूज हो रहा है तो इस तरह से उसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो अगर मैं y यूज करने के बजाय यहाँ पर xz यूज करूंगा और यहाँ पर भी xz है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा
साइन एक्स जेड प्लस सी। तो आप देखो यहां पर वाई जेड है और यहां पर भी वाई जेड है, तो वेरिएबल तो वाई जेड यूज हो रहा है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो अब करते हैं इसको कैसे लिखना है हमने। तो इसके लिए पहले तो इसका इंटीग्रेशन देखो, ये तो आपको पता है कि जो dx है उसका इंटीग्रेशन x होता है, प्लस c लगाते हैं। तो यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर है, तो d हट जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। और लिमिट इसमें कहां से स्टार्ट है, 0,0,1 से, है ना। 1 से कहां तक है, ये है आपके पास 1 π/4 2 तक है। ऊपर भी चेक कर लें कहां तक है, हाँ 1 π/4 2 तक है। प्लस यहां पर cos वाई जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन वाई जेड, और लिमिट वही रहेगी 0,0,1 से 1 π/4 2, ठीक है। बस फाइनली आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करें, पहले ये तीनों की तीनों वैल्यूज यहां पर इनकी जगह पुट करें। तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो फिर लिखने का कोई फायदा नहीं, y की जगह आप π/4 पुट करेंगे और z की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। और इन तीनों को लोअर लिमिट को यहां पुट करेंगे तो आंसर 0 आएगा। यहां पर भी ये यहां पुट करेंगे और ये यहां पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा π/2। चेक कर लो खुद ही, इसको यहां पुट करोगे इसको यहां पुट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, साइन 0। तो यहां से तो ये आंसर आ गया आपके पास पाई, यहां से आ गया आंसर 1, तो आप देखें हमारा आंसर π+1 आ गया। तो एक चीज ध्यान रखें कि शुरुआत में मैंने जो कंजर्वेटिव प्रूफ करवाया था उसको प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है जो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब ये जो पहला पार्ट है ये वाला, इसको बिना कंजर्वेटिव प्रूफ के बिल्कुल यहीं से स्टार्ट करोगे सॉल्व करना और अपना आंसर लेके आओगे। आंसर इसका मैं बता दे रहा हूं, इसका आंसर है 9, इसका आंसर है 9, तो 9 आंसर लाना है आपने।